बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें 3 मेजर लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम लोग डिस्क्राइब भी साथ-साथ करते जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि जो डीएनए है, उसको हेरिडिटरी मटेरियल किस तरह से प्रूव किया गया। क्योंकि पहले जो है वो इस बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आया कौन-सी ऐसी विरासती चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करती है। ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं फ्रेडरिक ग्रिफ, जिसने डिफरेंट टाइप के हेरिडिटरी दैट वाज द हेरिडिटरी नेचर ऑफ द डीएनए। ही प्रूव दैट द हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए, और इस मकसद के लिए उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो बैक्टीरियम इस्तेमाल किया गया उसके 2 स्ट्रेन्स थे। एक को कहा गया एस स्ट्रेन और एक को कहा गया आर स्ट्रेन। एस फॉर स्मूथ, और जो बैक्टीरियम एक्चुअली इसमें बैक्टीरियम यूज़ हुआ था स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनाई। तो एस जो था दैट इज़ फॉर द स्मूथ कॉलोनीज़ इन द कल्चर डिश। यानी जब उस बैक्टीरियम को कल्चरल मीडियम में ग्रो करवाया जाता था तो उसकी कॉलोनीज़ बहुत स्मूथ होती थी। एंड सेल्स प्रोड्यूस अ पॉलीसैकेराइड कोट एंड कैन कॉज डिजीज। और वो जो पॉलीसैकेराइड कोट था, पॉलीसैकेराइड कोट कहा जाता है, उसको प्रोटीन कोट कहा जाता है, दैट इज दैट कॉज द डिजीज। एंड आर स्ट्रेन जो था, ये आर बैक्टीरियम जो था, या लेस वायलेंट जो स्ट्रेन थी, दैट फॉर्म रफ कॉलोनीज इन कल्चर डिश, एंड these cells do not produce a polysaccharide coat and are therefore they are harmless. नेक्स्ट हम स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनाई को डायग्रामेटिकली देखते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म है, डीएनए है और कैप्सूल है जो कि प्रोटीन नेचर का है, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी है। इसी प्रोसीजर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसने सबसे पहले इन्फेक्ट किया द माइस विद द वायरलेंट स्ट्रेन। वायरलेंट स्ट्रेन कौन सी थी? एस स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम, और उस के नतीजे में जो माइस था दैट वाज डाइड ऑफ द ब्लड पॉइजनिंग। उसके ब्लड में पॉइजनिंग फैल गई उस बैक्टीरियम की वजह से। देन ही इन्फेक्टेड माइस विद नॉन वायरलेंट, यानी कि आर बैक्टीरियम जिसको कहा गया था, उससे जिसके अंदर कोट नहीं था, उससे उसको इन्फेक्ट किया गया, तो माइस डिडंट शो इल इफेक्ट्स। तो इस मकसद के लिए जो जिस मकसद के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वहां से एक स्टेटमेंट जो है अखज की गई दैट द कोड वाज अपेरेंटली नेसेसरी फॉर द वायलेंस। यानी वो जो प्रोटीन कोड है जो उस बैक्टीरियम के ऊपर एक कवरिंग है, एक्चुअली वही वायलेंस फैला रहा है। वायलेंस यानी जो है हार्म पहुंचा रहा है। टू डिटरमिन अबव मेंशन स्टेटमेंट, ही इंजेक्टेड डेड बैक्टीरियम ऑफ वायलेंट स्ट्रेन। वायलेंट स्ट्रेन यानी वही एस स्ट्रेन, उसको वो डेड करता है और उसके बाद वो माइस को इंजेक्ट करता है। तो माइस के अंदर किसी किस्म का कोई इल इफेक्ट जो है वो शो नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोटीन कोड थी, प्रोटीन कोड ही जो है वो वायलेंस वायलेंस फैला रहा था। देन ही इंजेक्टेड द माइस विद द मिक्सचर ऑफ डेड एस बैक्टीरियम। एस बैक्टीरिया यानी जो वायलेंट फेज थी, यानी बैक्टीरिया था उसको वो डेड फॉर्म में और लाइव और बैक्टीरिया दोनों का मिक्सचर बनाता है और इंजेक्ट करता है माइस में। और अनएक्सपेक्टेडली होना तो यही चाहिए था कि माइस के अंदर चूंकि लाइव और बैक्टीरिया गया हुआ था और उसको अपना जो है अपने आप को ग्रो करवाना चाहिए था, लेकिन माइस जो है उसके अंदर डिजीज डेवलप होती है और वो मर जाते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेडली था। हालांकि अगर अलग अलग हम देखें कि डेड एस बैक्टीरिया से जब इंजेक्ट किया गया तो तो माइस के अंदर कोई किसी किस्म का इल इफेक्ट नहीं था। इसी तरह से लाइव आर बैक्टीरियम की वजह से माइस के अंदर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन दोनों का जब मिक्सचर किया गया तो माइस के अंदर बकायदा डिजीज कॉज हुई और वो डाई कर गए। ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो ब्लड था, ब्लड ऑफ द डाइड माइस हैव लाइव एस बैक्टीरिया। यानी वैसे तो उसने मिक्सचर जो बनाया था वो तो डेड एस बैक्टीरिया का था, लेकिन दैट बिकम लाइव एस बैक्टीरिया हैविंग द सरफेस प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर बैक्टीरिया। तो अब इसमें यानी ये मिक्सचर था आर बैक्टीरिया जो कि लाइव था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्रोटीन कोड जो है उसके अंदर एस बैक्टीरियम के अंदर मौजूद थी। द इंफॉर्मेशन of protein code is passed from dead S bacterium to the live R bacterium। उन्होंने कहा कि ये मैसेज जो है, जो इंफॉर्मेशन वो प्रोटीन कोड बनाने वाली इंफॉर्मेशन थी, दैट विल पास फ्रॉम द एस डेड बैक्टीरियम
और वहाँ से वो चली गई आर बैक्टीरिया यानी जो लेस वायलेंट बैक्टीरिया उसकी तरफ वो इन्फॉर्मेशन चली गई और उसने डिजीज़ कॉज़ की। इस पूरे प्रोसीजर को हम एक स्टेटमेंट में कंप्लीट करते हैं दैट टर्म इज़ नोन एज़ ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation is the transfer of genetic material from one cell to another and can alter the genetic makeup of the recipient cell. जो रिसीव करने वाला सेल है उसमें जब ये जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो उसके पूरे जेनेटिक मेकअप को वो बिल्कुल ऑल्टर कर देगा, चेंज कर देगा। डायग्रामेटिकली भी हम देखते हैं कि यहाँ पर माउस जो है वो लाइव रहा, यानी कि ये लेस वायलेंट या नॉन वायलेंट फेज़ थी, यहाँ पे ये वायलेंट थी तो माइस जो है वो डाई कर गए। फिर उसके बाद वो डेड जो वायलेंट फेज़ है उसको इंजेक्ट करवाता है तो ये लाइव हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का जब मिक्सचर वो बनाता है तो उसमें माइस जो है वो डाई कर जाते हैं। नेक्स्ट हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जी दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये टर्म ऑसवर्ड एवरी, कॉलिन मैकलेट एंड मैकलन मैकार्टे इन तीनों ने मिलकर एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। द ट्रांसफॉर्मिंग उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, यानी ये जो पीछे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें कहा गया कि मटेरियल जो है एक साइड से एक सेल से दूसरे सेल में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यही जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है इसके बारे में उन्होंने जो है एक प्रिंसिपल जो है वो अख़ज़ किया या उन्होंने अपनी कुछ स्टेटमेंट दी, उनको हम आगे पढ़ते हैं। द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट वाज़ अनडिस्कवर्ड अंटिल 1944 और उसके बाद ये तीनों साइंटिस्ट आते हैं ओ एवरी, सी मैकलेट एंड मैकलन मैकार्टे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में जो पहले ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बैक्टीरियम लिया हुआ था स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनाई, उसको उसने लिया और उसमें डेड एस बैक्टीरिया एंड लाइव आर बैक्टीरिया दोनों को जो है उनका मिक्सचर लिया और फिर उसमें से जो प्रोटीन कोट है दैट वाज रिमूव्ड एंड राउंड अबाउट 99.9% जो है वो प्योरिटी अचीव की गई। ठीक है? और इसके बाद फिर वो इसको जब इंजेक्ट करवाता है इंटू द माइस तो होना तो यही चाहिए कि प्रोटीन कोट अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि एंजाइम जो इन्फॉर्मेशन है यानी जो प्रोटीन कोट है चूँकि वो बॉडी के अंदर नहीं जा रहा तो वायलेंस नहीं फैलाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो माइस थे वो डाई कर गए। डिस्पाइट द रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोट the transforming activities was not reduced. So the property of transforming principle resemble those of the DNA और उसमें से वो एक और बात भी नतीजा अखज़ करते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है दैट वाज नॉट अफेक्टेड बाय प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी ये जो भी कोई एजेंट है इस ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा या डी शेप नहीं हो रहा, इसी तरह आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से भी डी शेप या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, लेकिन इसके ऊपर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो अपना इफेक्ट करता है एंड दैट एंजाइम इज डीएनएज और डीएनएज की वजह से दैट बिकम डिस्ट्रॉय। इसका मतलब है कुछ ऐसा एजेंट है जो कि डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से डाइजेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द हार्शे एंड द चेज एक्सपेरिमेंट। एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज इन 1952 उन्होंने एक कंक्लूजन जो है जो एवरी कंक्लूजन था उसको मजीद एविडेंस्ड किया विद देयर ओन एक्सपेरिमेंट। The basis of the Hershey and Chase experiment is that DNA contains the phosphorus और दूसरी तरफ प्रोटीन जो है वो उसमें डीएनए में मौजूद नहीं होती। उन्होंने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि आया ये देखा जाए कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। लाइक वो क्या वो डीएनए है जो आगे जनरेशन में मूव कर रहा है या प्रोटीन कोट है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में मूव कर रही है। उस मकसद के लिए उन्होंने 2 तरह के आइसोटोप लिए। दे वर एबल टू स्पेसिफिकली लेबल द ईदर द फेज उन्होंने सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज लिया दैट इज़ अ वायरस और उसमें वो 2 तरह के आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एक आइसोटोप यूज़ किया गया फास्फोरस P32 और इन प्लेस ऑफ आइसोटोप P31 और दूसरा जो है प्रोटीन कोट में की ग्रोथ के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर S35 यूज़ किया इन प्लेस ऑफ नॉर्मल S32 और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइक अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये बैक्टीरियोफेज है। यहाँ पर सल्फर जो है लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल यानी अब हमें पता है कि जो सल्फर है
वो प्रोटीन के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सल्फर मौजूद होता है, सल्फर डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। अब सल्फर वो यूज़ किया गया जो कि रेडियो एक्टिव था। इसी तरह से फ़ॉस्फ़ोरस वो इस्तेमाल किया गया जो कि रेडियो एक्टिव था। अगर तो वो फ़ॉस्फ़ोरस डेफ़िनिटली जो रेडियो एक्टिव था तो वो कहाँ जाएगा? डीएनए में जाएगा तो हमें वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर डीएनए में फ़ॉस्फ़ोरस मौजूद है। अब जब वो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, तो प्रोटीन कोड तो अंदर नहीं जा रही, यहाँ पर भी प्रोटीन कोड नहीं अंदर जा रही। ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उसके बाद जो ब्लेंडिंग यानी उनको टाइम दिया गया ब्लेंड करने का और उसके बाद उनको फिर सेंट्रीफ्यूज किया गया, यानी वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसको घुमाया गया और उसके बाद हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सेपरेट होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो यहाँ पर सेल है, जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमें सल्फर नहीं मिलता। यानी वो जो आइसोटोपिक सल्फर था वो यहाँ पे अंदर एंटर ही नहीं हुआ। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था वो क्या था? वो था डीएनए, जो कि अंदर एंटर हुआ और चूँकि ये सेल के अंदर बाकायदा फास्फोरस हमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है वो हमें यहाँ पे डिटेक्ट हो गई। इसका मतलब कि दैट इज़ द डीएनए which is transforming into the next generation या into the cell. तो सल्फर डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट यानी जो सुपरनेटेंट होते हैं जो कि पीछे बच जाने वाले हैं, जो मटेरियल पीछे बच जाने वाला है, जबकि सुपरनेटेंट इस केस में फास्फोरस हमें नहीं मिलती। तो वो फास्फोरस कहाँ चली गई थी? टुवर्ड्स द होस्ट सेल, लेकिन यहाँ पर सल्फर जो है वो नहीं गई। इसका मतलब कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है। और यहाँ से हम एक बात कंक्लूड करते हैं, दैट इज़ द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन injected into the bacteria that specify the new generation of the viruses was the DNA and not the protein। और यहाँ तक हम अपना जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी वी विल डिस्कस इन आवर लेक्चर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।